नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आप सबकी मॉडर्न हिस्ट्री की संपूर्ण रिवीजन क्लास चल रही है, जिसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री का कम टाइम में सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट का रिवीजन कर रहे हैं, जो आपके अपकमिंग एग्जाम जैसे कि पुलिस कांस्टेबल, एसएससी जीडी, आरओ, पेट, लेखपाल, बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा, या फिर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपके एग्जाम में हिस्ट्री से क्वेश्चन आता है, तो क्लास आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। आप सबको पता है कि इसमें हम क्या कर रहे हैं, सारे पॉइंट को बहुत कम टाइम में रिवीजन कर रहे हैं। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। रख हौसला और मंजर भी आएगा, प्यासी के पास चलकर समंदर भी आएगा, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। बस आप थोड़ी मेहनत कर लीजिएगा। अगर आप थोड़ी मेहनत कर लिया ना, तो समझिए हर हाल में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हो सकता है कि कई बार आपका कट ऑफ से 1-2 नंबर रह जाए, कुछ वजह से सिलेक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, मकान बनने से ज़्यादा समय महल बनने में लगता है। बस आप मेहनत करते रहो। अगर आपने लगातार मेहनत की तो आपको उसका फल जरूर मिलेगा। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि मॉडर्न हिस्ट्री का संपूर्ण रिवीजन कर रहे हैं। इससे पहले की क्लासेज में हमने 1857 के विद्रोह के बारे में डिस्कस कर लिया। इसके साथ साथ ब्रिटिश भारत में अलग अलग विद्रोह हुए थे, जैसे कहीं गडकरी विद्रोह हो रहा है, तो कहीं नील विद्रोह हो रहा है, पावना विद्रोह हो रहा है, तेभागा आंदोलन हो रहा है, तो सन्यासी विद्रोह हो रहा है, तो केरल में मालाबार विद्रोह होता है, मालाबार तट में मोपला विद्रोह हो रहा है। ये सारे अलग अलग विद्रोह होते, तो इनके नेता कौन थे, ये सारी चीज़ें हम इससे पहले की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक उस क्लास को नहीं देखा हो तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, उस क्लास को देख लीजिएगा। ठीक है, अपनी क्लास को आगे स्टार्ट करें। तो चलो भैया, आपके क्या करते हैं, लिटन के बारे में जान लेते हैं। हम क्या करें, प्रमुख वायसराय के कामों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहला हम डालते हैं लिटन भाई साहब के काम के। लिटन भाई साहब की बुराई आपको पता है क्या? क्योंकि उन्होंने जो भी काम किए सारे काले कारनामे किए। 1876 से 80 तक भारत में रहे। लिटन भाई साहब ने पहले दिल्ली दरबार का गठन किया 1877 में। पहले दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया को केसर हिंद की उपाधि दी गई। द्वितीय अफगान युद्ध जो 1878 से 80 के मध्य में हुआ, उस टाइम पे भी कौन था? लिटन भाई साहब थे। इसके साथ साथ 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आता है और 1878 का भारतीय शस्त्र अधिनियम आर्म्स एक्ट आता है। देखो, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के माध्यम से क्या किया गया, गैर अंग्रेजी भाषाओं के समाचार पत्रों को कहा गया कि आप सरकार के विरोध में कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। दूसरा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत बैन होने वाली पहली पत्रिका कौन सी थी? सोम प्रकाश। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम का प्रीवियस ईयर उठा कर देख लीजिए, आपको सारे क्वेश्चन इस सीरीज से ना मिले तो आप मुझसे कहिएगा। बस आपको चीज़ें याद करनी है। 1878 में कौन सा एक्ट आया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बैन होने वाली पहली पत्रिका कौन सी थी? सोम प्रकाश थी। 1878 में एक और एक्ट आया था, आर्म्स एक्ट, या जिसे हम भारतीय शस्त्र अधिनियम कहते हैं। इसके माध्यम से कहा गया कि देखो, भारतीय क्या कर सकते हैं, शस्त्र नहीं रख सकते। समझो, यूरोपीय तमंचा पर इसको कर सकता है, लेकिन भारतीय अपनी आत्मरक्षा के लिए भी शस्त्र नहीं रख सकता। भाई, इसका विरोध हुआ। 1878 में कौन से एक्ट आए थे? एक तो आपका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था, एक आपका भारतीय शस्त्र अधिनियम आया था। याद हुआ कि नहीं हुआ? तो चलिए जल्दी से लिटन के काले कारनामे बता देंगे फटाक से। पहला लिटन का काला कारनामा क्या था? दिल्ली दरबार का गठन किया, जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा वेस्ट किया। उस टाइम पे बंगाल में अकाल चल रहा था। दिल्ली दरबार में किया क्या गया, महारानी विक्टोरिया को केसर हिंद की उपाधि दी गई। दूसरा काला कारनामा क्या था भाई? द्वितीय अफगान युद्ध भी हुआ लिटन भाई साहब के कार्यकाल में। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस आता है और भारतीय शस्त्र अधिनियम भी 1878 में लिटन के कार्यकाल में आता है। 1781 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की। भारत में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त किसने किया था? बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था को वॉरेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया था। समाप्त तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने किया था। तो भैया, बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था को प्रारंभ किसने किया था? द्वैध शासन व्यवस्था का जनक किसको कहते हैं? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव के बारे में कुछ और पता है क्या? हाँ जी भाई, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर था। रॉबर्ट क्लाइव ने 1757 का प्लासी का युद्ध लड़ा था। रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 की इलाहाबाद की संधि की थी। देखो, ये आपकी रिवीजन क्लास है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको ऑफलाइन क्लासेज में बहुत डिटेल से पढ़ाई है। यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, सिर्फ आपका रिवीजन करा रही हूँ। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने ऑफलाइन क्लासेस नहीं पढ़ी होंगी, तो आपको क्या करना है, इन सारे पॉइंट को एज इज याद कर लेना है। उसके बाद आप कोई भी एग्जाम दीजिए,
अगर मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बाहर जाए तो आप मुझे बताइएगा। बस आपको सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। जो पॉइंट लिखे हैं इसके साथ साथ जो पॉइंट मैं बोल रही हूँ उन सारे पॉइंट को याद कर लीजिए। जीके को फिंगर टिप्स में रटाने की जिम्मेदारी मेरी है, बस आप थोड़ी मेहनत कर लीजिए। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। इसके साथ साथ 1784 में विलियम जोन्स ने क्या किया था, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का काम क्या होता था, जो भारत के अच्छी अच्छी बुक्स होते थे, पुराण होते थे, इनका ये अध्ययन करता था और आवश्यकता के अनुसार जिस किताब को इन्हें लगता था अन्य भाषा में अनुवाद करता था। विलियम जोन्स, जिन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी, इन्होंने कालिदास का नाटक था अभिज्ञान शाकुंतलम, इसका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया था। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने किया था, विलियम जोन्स ने किया था। कब किया था, 1784 में। इन्होंने कालिदास के कौन से नाटक का अनुवाद किया था, अभिज्ञान शाकुंतलम। तो चलिए कालिदास की कुछ और रचनाओं के बारे में देख लेते हैं क्या। माल विकास मित्रम, ये किसकी है, कालिदास की रचना है। विक्रमोर्वशीयम किसकी है, कालिदास की है। अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी, कालिदास की। अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किसने किया था, और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी। दोनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट में लिखिए। अगर मैं चीज़ें आपसे कह रही हूँ कमेंट में लिखिए, तो वीडियो को रोकिए और चीज़ों को कमेंट में लिखिए, क्योंकि अगर आपने एक बार लिख दिया तो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। कुमार संभव किसकी है भाई, कुमार संभव आपकी कालिदास की है। रघुवंशम किसकी है, कालिदास की। मेघदूत किसकी है, कालिदास की। ऋतु संहार किसकी है, कालिदास की। अब एक क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए भाई, कालिदास किसके दरबार में रहते थे। इस क्वेश्चन का आंसर कालिदास ने, आप फटाक से दे दो। चार्ल्स विल्किंसन, इन्होंने क्या किया था भाई, भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। जो हमारी भगवत गीता है इसका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किसने किया था, चार्ल्स विल्किंसन ने किया था। अच्छा ये बता दो भाई, गीता की बात आई तो गीता रहस्य किसकी किताब है, गीता रहस्य, बिल्कुल सही बता रहे हो भाई आप लोग। बाल गंगाधर तिलक की किताब है गीता रहस्य, जिसको इन्होंने कहाँ पे लिखा था, मांडले जेल में। बाल गंगाधर तिलक की दो और पत्रिकाएं हैं क्या, हाँ जी, केसरी और मराठा। केसरी कौन सी भाषा में लिखी जाती थी, मराठी भाषा में। मराठा कौन सी भाषा में लिखा जाती थी, अंग्रेजी भाषा में। बाल गंगाधर तिलक ने कोई उत्सव प्रारंभ किए थे क्या भारत में, शिवाजी महोत्सव और गणपति महोत्सव, ये दोनों उत्सव भी बाल गंगाधर तिलक ने प्रारंभ किया था। बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन रोल ने भारतीय अशांति का जनक कहा था। देखो सारी चीजें आपने पढ़ी, बस आपको रिवीजन करते रहना है। जो पॉइंट आपको लग रहा हो कि नहीं याद है उसको फटाक से नोट करिए और पीडीएफ को मल्टीपल टाइम पढ़िए। 1791 में जोनाथन डंकन के प्रयासों से बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना। बनारस के संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने कब हुई थी, 1791 में। किसके प्रयासों से हुई थी, जोनाथन डंकन के प्रयासों से। कलकत्ता मदरसा की स्थापना किसने किया था, वारेन हेस्टिंग ने। वारेन हेस्टिंग ने भारत के बंगाल के पहले क्या बनते हैं, वारेन हेस्टिंग बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बन जाते हैं। बंगाल के पहले गवर्नर कौन बनते हैं, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में कौन सा युद्ध लड़ा था, 1757 का प्लासी का युद्ध। अच्छा बताइए भाई, 1764 का बक्सर का युद्ध किसने लड़ा था, 1764 के बक्सर के युद्ध का नेतृत्व किया था आपके हेक्टर मुंडो ने। तो 1765 की इलाहाबाद की संधि किसने की थी, 1765 की इलाहाबाद की संधि की थी आपके रॉबर्ट क्लाइव ने। ध्यान रहेगा कि नहीं रहेगा। 1800 में कलकत्ता में क्या होता है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने किया था, वेले जली ने। वेले जली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की, कहाँ पे की, कलकत्ता में। अच्छा वेले जली का नाम किसी और चीज के लिए जानते हो क्या, सहायक संधि। सहायक संधि किसने किया था, वेले जली ने। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछेगा सहायक संधि का जनक किसको कहते हैं, तो सहायक संधि का जनक कहते हैं डुप्ले को। लेकिन भारत में सहायक संधि का व्यापक रूप से प्रचार प्रसार, व्यापक रूप से प्रयोग किसने किया, वेले जली ने किया। तो भाई पहली रियासत कौन है जिसने सहायक संधि को अपनाया था, हैदराबाद। हैदराबाद आपकी पहली रियासत है जिसने क्या किया था, सहायक संधि को स्वीकार किया था। अच्छा हैदराबाद को हमने स्वतंत्रता के बाद कैसे मिलाया था, 1948 में ऑपरेशन पोलो के द्वारा हैदराबाद को मिलाया था। हैदराबाद पहली रियासत है जिसने हमारी संविधान सभा की पहली बैठक का बहिष्कार किया था। अच्छा बताओ हैदराबाद के अलावा भी किसी ने किया था क्या, बिल्कुल सही। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है जिसका हैदराबाद और मुस्लिम लीग दोनों ने क्या कर दिया था, बहिष्कार कर दिया था। तो वेले जली ने क्या किया था, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया था, कहाँ पे किया था, पश्चिम बंगाल में। अच्छा ये बताओ पश्चिम बंगाल में इस टाइम पे कोई
वो है क्या स्थल? कोई विश्वविद्यालय जिसे अभी हाल ही में क्या हुआ, यूनेस्को में शामिल किया गया है। बिल्कुल सही बात है भाई। 41वां यूनेस्को स्थल किसको बनाया गया? शांति निकेतन को। शांति निकेतन क्या है? एक विश्वविद्यालय है। अच्छा, वैसे जो विश्वविद्यालय होते हैं उनके कुलाधिपति कौन होते हैं? राज्यपाल। लेकिन शांति निकेतन एक ऐसा विश्वविद्यालय जिसके कुलाधिपति कौन होते हैं? प्रधानमंत्री जी होते हैं। अच्छा भाई, शांति निकेतन की स्थापना किसने किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी थी महात्मा गांधी ने। तो महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अच्छा, रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल भी मिल चुका है क्या? बिल्कुल भाई, बता दीजिए। 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल मिला था। अब भाई आपने ये तो बता दिया साहित्य का नोबेल मिला था, किस वक्त के लिए मिला था? गीतांजलि। गीतांजलि के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल मिला था। अच्छा, रविन्द्रनाथ टैगोर के भतीजे थे अवींद्रनाथ टैगोर। अवींद्रनाथ टैगोर ने सबसे पहले 1905 में क्या किया था? भारत माता की प्रतिमा बनाई थी, पेंटिंग बनाई थी। जो हमारी भारत माता के स्वरूप की एक पेंटिंग सबसे पहले किसने बनाई थी? 1905 में अवींद्रनाथ टैगोर ने। बंगाल विभाजन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने कोई गीत लिखा था क्या? अमार शुमार बांग्लादेश। अमार शुमार बांग्ला गीत रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। ये गीत 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रगान बन जाता है। तो कुछ सारे पॉइंट को याद रखना है। वीडियो की स्पीड कम ज़्यादा लग रही हो, यूट्यूब में ऑप्शन होता है वहाँ से कर लीजिए। लेकिन इस बार आपको हर हाल में 2024 को अपने सिलेक्शन का ईयर बनाना है। देखो, एक बात समझनी होगी, तैयारी करने वाले बच्चे दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं सिर्फ तैयारी को प्रिटेंड कर रहे होते हैं कि मैं तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे होते हैं आधे मन से तैयारी कर रहे हैं, जो मन हो रहा है पढ़ ले रहे हैं। एक होते एकदम सीरियस, गोल ओरिएंटेड कि उन्हें हर हाल में सिलेक्शन लेना है। अभी भाई देखो, आपकी एसएससी जीडी की कट ऑफ गई। अब बहुत लोग कहेंगे कट ऑफ बहुत ज़्यादा गई। आप ये बताओ, कट ऑफ ज़्यादा गई तो क्या आप कम कर लोगे? कट ऑफ नहीं कर पाओगे। तो आपको मेहनत इस अकॉर्डिंग करनी होगी कि आपके नंबर कट ऑफ से ज़्यादा आ जाए। तो उसके लिए देखो, मेहनत तो करनी पड़ेगी। किसी भी एग्जाम में वैकेंसी मान लो 10,000 है तो फॉर्म पड़ेंगे 10 लाख। इस 10 लाख में क्या होगा? आपके 9 लाख बच्चे तो बाहर होने ही होने हैं। अब आपको डिसाइड करना है आपका नाम किस लिस्ट में है, सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट में है कि नॉट सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट में। तो अगर आपको अपना नाम सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट में लाना है तो आपको दूसरों से अलग, दूसरों से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और सिर्फ मेहनत नहीं करना, हार्ड वर्क के जाके स्मार्ट वर्क करना है। अब प्रीवियस ईयर पैटर्न का ट्रेंड देखिए, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो पीडीएफ मैंने बताई है ना, ये मैंने सारे पीसीएस तक के पेपर का संकलन किया कि भाई कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, किस पैटर्न में पूछ रहा है। उसके बाद ये पीडीएफ बनी। इसके अलावा डेली डेली की आपकी जीके जीएस की रामबाण सीरीज चल रही है। बेशक वो पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए चल रही है, लेकिन आप किसी भी एग्जाम के लिए उस रामबाण सीरीज को जरूर देखिएगा। देखो, अगर जितने में पॉइंट आपको रिवीजन कराते हो इस क्लास में, इससे कम टाइम में अगर आप रिवीजन कर रहे हो तो आप क्लास मत देखो। अगर इससे कम टाइम में रिवीजन नहीं कर पा रहे हो तो क्लास देखो। मैं सारे पॉइंट आपको याद करवा रही हूँ, मल्टीपल टाइम याद करा रही हूँ। ऑफलाइन क्लासेस में भी आपको पता होगा, मैं चीज़ों को बार बार रिवाइज कराती हूँ ताकि चीज़ें याद हो जाएँ। देखो, जीके जीएस को पढ़ाना बड़ी बात नहीं है। जीके जीएस बुक में भी होता है, आराम से पढ़ाया जा सकता है। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि आपको क्लास में जीके जीएस को याद करा दूँ, फिंगर टिप्स में याद होना चाहिए। क्योंकि अगर जीके जीएस आपका तैयार होता है ना, तो एग्जाम में आपको मैथ, रीजनिंग सॉल्व करने का टाइम मिल जाता है। भाई आपको अगर आंसर आ रहा है तो 1 सेकंड में आंसर आ रहा है, नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है। तो बस मेहनत करो। कोई दिक्कत हो, कोई पीडीएफ चाहिए, किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो रही, मुझे कमेंट सेक्शन करके बताओ कि मैम इस पर वीडियो बनाइए। पर बस आप मेहनत कर लो कि इस बार 2024 को अपने सिलेक्शन का ईयर बनाओ, वरना कितने साल निकल गए, ये साल भी वैसे ही निकल जाएगा, पता नहीं चलेगा। अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, कुछ हार्ड स्टेप आपको लेने ही पड़ेंगे। 1813 के चार्टर एक्ट में क्या हुआ था? शिक्षा हेतु 1 लाख रुपए व्यय करने की बात की गई थी। पहली बार कहा गया कि भारतीयों को शिक्षा लिए भी पैसा व्यय करेंगे। कब कहा गया था? 1813 के चार्टर एक्ट में। 1813 के चार्टर एक्ट से क्या हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हुआ था। लेकिन कंपनी ने 2 जगह पर एकाधिकार नहीं समाप्त किया था। पहली जगह क्या थी? चाय का व्यापार, दूसरा चीन के साथ व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना एकाधिकार बना कर रखा। 1817 में राजा राम मोहन राय और डेविड हियर के प्रयत्नों से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज खुला।
1854 के घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया। 1870 में शिक्षा को हमने क्या कर दिया, राजसूची का विषय बना दिया। पहले क्या थी, शिक्षा राजसूची का विषय थी, लेकिन वर्तमान में शिक्षा क्या है, समवर्ती सूची का विषय है। तो ये सारी चीज़ें हमने आज की क्लास में डिस्कस की। वीडियो को मल्टीपल टाइम देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, लेकिन सारी चीज़ें याद होनी चाहिए कि अगली क्लास लेने आओ तो आपको पीछे का सारे पॉइंट याद होने चाहिए। ऑफलाइन क्लासेज में बहुत जल्द आप सबको प्रिंटेड फॉर्म में नोट्स मिल जाएंगे, उन सारे नोट्स को पढ़िएगा। और आपको कुछ नोट्स की PDF टेलीग्राम चैनल पे मिलती है, उन सबको डेली का डेली पढ़िए, मेहनत करिए, अपने माँ बाप का सपना पूरा करिए। कोई दिक्कत, कन्फ्यूजन हो, कमेंट सेक्शन द्वारा हम पूछ सकते हैं। देखो आज मेरी बातें हो सकता है आपको बुरी लगे, लेकिन मेहनत करनी ही पड़ेगी, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता, और मेहनत करके कोई मर नहीं जाता। सफलता कभी शॉर्टकट से नहीं मिलेगी।